रेहान और आरना सिंघानिया मिशन पहुंच चुके थे। जैसे ही दोनों अंदर एंटर हुए, मीरा जी ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे रेहान और आरना, तुम दोनों आ गए। रेहान ने जैसे ही हवेली की दहलीज लांघी, उसका ऑरा वापस पहले जैसा ही सख्त और ठंडा हो गया। वह बिना कोई शब्द कहे सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीरा जी रेहान की इस आदत से पहले से ही वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने रेहान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मीरा जी ने स्नेह से आरना का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम काफी थक गई हो। भूख भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए गर्मागर्म खाना लगाती हूं। तभी वहां आरजू बुआजी आ गई, जिनके चेहरे पर आरना के लिए कोई खास अपनापन नहीं था। उन्हें देखते ही आरजू बुआजी ने तंज कसते हुए कहा, आ गई ननिहाल से। मीरा, इसे खाना खिलाने की क्या जरूरत है? वहां की हवा खाकर तो आई है, पेट तो भरा ही होगा इसका। बुआजी यही नहीं रुकीं। उन्होंने आरना के पहनावे पर एक तीखी नजर डाली और ताना मारते हुए मीरा जी की तरफ मुड़कर बोली, मीरा, इतने दिनों में तुमने इसे क्या सिखाया है? बहू बनकर आई है या मेहमान बनकर, कुछ समझ नहीं आता। मीरा जी ने आरना को असहज होता देख बीच में बात संभालते हुए कहा, जी, आपको नहीं लगता कि आरना अभी काफी थक गई है? सफर लंबा था, उसे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मीरा जी ने आरना को इशारे से ऊपर रूम की तरफ जाने को कह दिया। आरना फटाफट वहां से निकल गई, लेकिन बुआजी की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थीं। आरना बुआजी से काफी कम मिली थी, लेकिन आज उनकी बातें सुनकर उसे उनका मिजाज समझ आ गया था। कुछ ही देर बाद आरना नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने अपनी बॉडी पर मौजूद उन चोटों के निशानों को गौर से देखा, जो अभी भी साफ नजर आ रहे थे। उसने फाउंडेशन उठाया और उन निशानों को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसने ये सब मिशन पहुंचने से पहले भी अप्लाई कर लिया था, इसलिए मीरा जी की नजर उन निशानों पर नहीं पड़ी। उन चोटों के निशानों को देखते ही आरना को अपने साथ हुआ वो हादसा याद आ गया। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ पल तक चुपचाप खुद को शीशे में देखती रही। दूसरी तरफ मल्होत्रा मिशन के एक कमरे में माया, जो शनाया बनकर रह रही थी, फोन पर किसी से बेहद रहस्यमयी अंदाज में बात कर रही थी। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी, उस आरना को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझसे मेरे रेहान को छीनकर अच्छा नहीं किया। उस दिन न जाने वो कैसे बच गई। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है रेहान सिंघानिया की पत्नी को नुकसान पहुंचाना इतना आसान होगा? और वह सब कुछ देखता रहेगा? माया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शनाया अपना जाल काफी बारीकी से बुनती है, वैसे आपको इस सब से क्या फायदा होगा? उस लड़की से आपकी दुश्मनी क्या है? उसे अपनी राह से हटाने के पीछे आपका असली मकसद क्या है? सामने से आवाज आई, वो सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें बस रेहान चाहिए ना, तो बस उसी पर अपना ध्यान लगाओ। माया ने फोन काट दिया और एक खतरनाक इरादे के साथ खिड़की के बाहर देखने लगी। वह तिरछी मुस्कान के साथ बड़बड़ाई, आरना, अब तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो उसकी बुरी मंशाओं को बयां कर रही थी। सिंघानिया मिशन। रेहान ने आरना को अपने स्टडी रूम में बुलाया था, जिसके बाद आरना रेहान के ठीक सामने खड़ी थी। कमरे का माहौल काफी तनावपूर्ण और डरावना था। रेहान स्टडी रूम के काउच पर बड़े रौब के साथ बैठा था और उसकी आंखों में वह पुरानी गंभीरता लौट आई थी। आरना के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं और उसके मन में रेहान के उस सख्त अंदाज को देखकर डर बढ़ता चला गया। वह बस अपनी जगह खड़ी होकर रेहान के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई रेहान की कड़क आवाज गूंजी, मिस आरना, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। आरना एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद डरते डरते और थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, अभी अभी आपने क्या कहा? रेहान की आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। उसने रूखे लहजे में जवाब दिया, मिस आरना, तुम जॉब करना चाहती थी। ये उसी के पेपर्स है। आरना की नजर ग्लास टेबल पर रखे उन पेपर्स पर थी। तभी उसके मन में ढेरों सवाल आने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी, ये राक्षस आखिर चाहता क्या है? इसकी जब मर्जी होती है तब मुझे जॉब करने से मना कर देता है, और अब मुझे जॉब करने के लिए बोल रहा है। जरूर इसके पीछे इसकी कोई चाल होगी।
क्या ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? उसके मन में चल रही कशमकश को रेहान ने जैसे भांप लिया था। रेहान ने आगे कहा, मिस आरना, यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें अचानक से जॉब करने के लिए क्यों कह रहा हूं? आरना उसकी बात सुन के हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेहान ने उसकी बात को बीच में काटकर कहा, फिलहाल तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे भाई की सर्जरी के लिए तुम्हें जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट करना है। रेहान के मुंह से अपने भाई की सर्जरी का जिक्र सुनकर आरना को जैसे गहरा झटका लगा। उसकी आंखें फैल गईं और उसने शॉक्ड होकर रेहान की तरफ देखा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, तो यह राक्षस मेरे भाई की सर्जरी के पैसे मुझसे वसूलना चाहता है। तभी रेहान ने काउच से उठकर आरना की ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे आरना अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, एक बात साफ समझ लो मिस आरना, तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी, जहां तुम्हारा स्टेटस सिर्फ एक एम्प्लॉय का होगा, मिसेस सिंघानिया का नहीं। वहां तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे काम से होगी, किसी भी पर्सनल रिश्ते से नहीं। आरना ने साहस जुटाकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर बात सिर्फ मेरे भाई की सर्जरी के खर्च की है, तो मैं कहीं और भी जॉब करके पैसे चुका सकती हूं। मुझे आपकी कंपनी में ही काम करने की क्या जरूरत है? आरना की इस बात पर रेहान ने कहा, मिस आरना, तुम कहीं और जॉब करने का ख्याल छोड़ दो। हैदराबाद शहर तुम्हारे लिए पूरी तरह नया है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास अपनी वैलिड आईडी या ओरिजिनल पेपर्स भी नहीं है। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हें अपनी मर्जी की आजादी चाहिए, तो पहले अपनी पहचान साबित करनी होगी, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। रेहान की बातों ने आरना को अंदर तक झकझोर दिया था। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी बेबसी को शब्दों में पिरोया, मिस्टर सिंघानिया, आप मेरी लाचारी और मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरे पास कोई वैलिड पेपर्स नहीं है। यह जानते हुए भी आपने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। क्या ये आपकी इंसानियत है कि आप मेरी हालत का फायदा उठाकर मुझे अपनी शर्तों पर नचा रहे हैं? आरना की ये बातें सुनकर रेहान का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आरना पीछे हटी तो वह सीधे जाकर दीवार से सट गई। रेहान ने अपना हाथ दीवार पर रखा, जिससे आरना उसके और दीवार के बीच पूरी तरह घिर गई। उसकी ठंडी और तीखी नजरों ने आरना को जकड़ लिया। रेहान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, मिस आरना, इसे तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना कहो या एक प्रैक्टिकल डिसीजन, तुम्हारी डिक्शनरी में जो भी शब्द हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आरना की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात पूरी की, मिस आरना, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। अब तुम इसे अपना फायदा समझो या मेरी शर्त, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इन सब बातों पर गहराई से सोचो। अभी के लिए तुम जा सकती हो। उसकी आवाज का हर शब्द आरना के वजूद पर किसी पत्थर की तरह गिरा। उसे एहसास हुआ कि रेहान के साथ बहस करना खुद को और गहराई में धकेलने जैसा था। रेहान का साया उस पर इतना भारी था कि वह चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, रेहान अपनी मास्टर चेयर पर जाकर बैठ गया। आरना की फ्रेग्रेंस लगातार उसका ध्यान भटका रही थी। अगर वो कुछ पल और उसके करीब रहता, तो शायद उसके लिए वहां रुकना मुश्किल हो जाता। इस वक्त रेहान की आंखों में क्या था और वह क्या सोच रहा था, यह केवल वही जानता था। आरना तेजी से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी सिसकियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो उसके अंदर के टूटते हुए आत्मविश्वास को बयां कर रही थी। क्यों? आखिर क्यों? मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे है? जब भी मैं सोचती हूं कि मैं अपनी आजादी के पंख फैलाकर खुली हवा में उड़ूंगी, मेरी उन उम्मीदों को कुचल दिया जाता है। क्या मुझे अपनी शर्तों पर जीने का कोई अधिकार नहीं है? आरना ने अपने आंसू पोंछे और खाली हवा में देखते हुए एक गहरी और दर्द भरी आह भरी। मिस्टर सिंघानिया, जिस दिन आपने उन गुंडों से मेरी जान बचाई थी, मुझे लगा था कि शायद आप एक बेहतर इंसान हैं, लेकिन आपने फिर से वही क्रूर चेहरा दिखा दिया। तभी उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखों में एक ठान भरी चमक के साथ मन ही मन बुदबुदाई, आरना कभी किसी का एहसान या कर्ज अपने सिर पर नहीं रखती। मिस्टर सिंघानिया,
आप भले ही सोच रहे हों कि मुझे इस जॉब के जाल में फंसाकर आपने मुझे अपने एहसानों के तले दबा लिया है, लेकिन आरना कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। मैं बहुत जल्द पाई पाई का हिसाब चुकाकर आपसे ये कर्ज उतार दूंगी, और जिस दिन मुझे मेरे भाई का पता चल जाएगा, उस दिन मैं एक पल भी आपकी इस दुनिया में नहीं रुकूंगी। दिन बीतने के साथ आरना की उलझनें बढ़ती गईं। शाम को अपना ध्यान भटकाने के लिए वह गार्डन की तरफ गई। उसने नोटिस किया कि वो खरगोश अब वहां नहीं थे। उसने माली से पूछा, भैया, यहां वो जो खरगोश थे, वो कहाँ गए? माली ने जवाब दिया, मैम, वो तो काफी समय से यहां नहीं दिख रहे हैं। आरना का मन और उदास हो गया। तभी गाड़ी की आवाज आई। श्रेया और क्रिश कॉलेज से आ गए थे। गार्डन में आरना को देखते ही दोनों भागकर आए और उसे गले लगा लिया। श्रेया बोली, भाभी, आप आ गई। आई मिस यू सो मच। घर कितना बोरिंग लग रहा था आपके बिना। क्रिश मजाक करते हुए बोला, भाभी, श्रेया से ज्यादा तो मैंने आपको मिस किया। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, वरना मेरा तो मन था कि कबूतरों के हाथ आपको लेटर भेज दूं। क्रिश की इस बात पर आरना के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। दोनों के साथ बातें करते हुए उसे थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। रात को आरना डिनर करके अपनी मेडिसिन ले चुकी थी। आरना खिड़की के पास बैठी अपनी डायरी में जो कुछ भी हुआ, उसे लिखने लगी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसे बहुत तेज नींद आ रही है। उसने अपनी डायरी ड्रॉअर में रखी और तभी उसकी आंखें काफी भारी सी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गई। आरना कुछ ही पलों में काफी गहरी नींद में सो चुकी थी। करीब रात के 12 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर एंटर हुई। वह शख्स तेज कदमों से आरना के करीब आता है। कुछ पल वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारता है। आरना बैठे बैठे ही सो चुकी थी, उसे सही लेटने का समय ही नहीं मिला था। चांद की रोशनी में उसका खूबसूरत सा चेहरा चमक रहा था। कुछ देर बाद वह शख्स अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे आरना की बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। उसकी नजरें अब भी आरना को निहार रही थी। आरना को इस बात की भनक नहीं थी क्योंकि वह गहरी नींद में थी। वह शख्स आरना को अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है और कमरे से बाहर ले जाता है। वह शख्स उसे पीछे के दरवाजे से अपनी कार में ले जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।